सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल बुक सजेशन पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए हुए हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए आज मैं यहाँ पर पहले केमिस्ट्री का क्वेश्चन लाया हूँ, फिर फिजिक्स है, फिर बायो है, ठीक है ना। तो लाइन से लाइन बाय लाइन अब हम लोग देखते जाएंगे क्वेश्चंस किस टाइप का। ये टोटल जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ ये प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं अभी तक में। ओके, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? बताइए आप लोग, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, संयोजन, अपचयन और उष्माशोषी। तो श्वसन हमारी उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही, मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ इसमें से कौन सही है? तो Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O, Na2CO3 इंटू 2H2O। बताइए कौन सा सही है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O हमारा सही है। कौन सा सही है? Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए थर्ड देखते हैं आज हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में क्या बोला जाए? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण या कोई नहीं? बताइए क्या होगा? तो अब उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। कोई विलयन का लाल लिटमस, क्या बोला जा रहा है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा बताने बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसका पीएच वैल्यू बता सकते हैं आप लोग। तो इसका पीएच वैल्यू 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का आज का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा हमारा? तो 7 होगा। उदासीन विलयन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल जो होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7 होता है, ठीक है ना। और अगर अम्ली बोला जाए, ठीक है ना, तो अम्ली के लिए क्या होगा? 7 से नीचे हो जाएगा और क्षार के लिए 7 से ऊपर, और न्यूट्रल कहाँ रहेगा? तो 7 पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैं देखिए यहाँ पे 3 चीज बता दिया। अम्ल के लिए क्या हो जाएगा? 7 से नीचे, और न्यूट्रल हो गया तो 7 हो गया, और क्षार हो गया तो 7 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच वैल्यू जो था वो कितने परास पे कार्य करता है, ठीक है ना। कितने परास के बीच में कार्य करता है? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। 6 का हो जाएगा आपका 7.0 टू 7.8। कहां से? 7 से लेकर के 7.8 तक, 8 तक के परास के बीच में हमारा जो शरीर है वह काम करता है, ठीक है ना, पीएच परास के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का आज का। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बताइए बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र Na2CO3 या फिर CaCO3 या फिर NaHCO3 या फिर NaNO3। बताइए क्या होगा? 7 का हो जाएगा आप लोग का। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय यूज होता है, ठीक है ना। हम लोग जो दांत को साफ करते हैं दंत मंजन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है या फिर कोई नहीं? बताइए क्या होगा 8 का? तो 8 का आपका हो जाएगा क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, टूथपेस्ट प्राय क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना? बुझा हुआ चूना क्या होता है? इसका फॉर्मूला बताइए। CaCO2 या फिर CaCO3 या फिर CO होता है। बताइए क्या होगा? तो CaOH2 हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चुना? तो CaOH2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग लर्न कर ले, इससे एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC नेम आप लोग लर्न किए हैं? नहीं किए तो जरूर कर ले, ठीक है। मैं करवा रहा हूं ऑब्जेक्टिव में तो कर ले, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है मैं भी लेकर के आया हूं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? बताइए। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम होता है मिथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। मेरे साथ साथ आप लोग इसको लर्न करते जाएंगे, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो ऑब्वियसली सी बात है कि पोटेशियम सबसे अधिक क्या है? अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? चलिए यहां पे मैं आप लोग को एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है ना। सिंपल सा ट्रिक है जो आप लोग समझ लेंगे। जब भी आप लोग देखें यहां पे क्या पूछा जा रहा है? एसिड। क्या पूछा जा रहा है? एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पूछा गया। आप लोग जिस तरीके से एसिड सुने तो आप लोग समझ जाइए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 O आना जरूरी है। कितना O? 2 O आएगा, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 O आ गया तो ये हमारा हो गया एसिड का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो जैसे भी आप लोग कहीं भी अगर एसिड का नाम सुन लिए तो समझ लीजिए COOH आना जरूरी ही जरूरी है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो होता है वो कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, COOH बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी के बाद से अगर कहीं भी आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, ठीक है ना, तो उसका अगर समूह क्या बताने बोला जाए तो COOH हो गया, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है तो अगर एसिड दिख जाए, अगर उसका फॉर्मूला लिखने को बोला जाए और इस तरीके से रहे CHO, CO, NH2, तो सबसे पहले आप लोग इन सारे चीजों को क्या करेंगे? छांट देंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि आप लोग को अच्छे से चूज करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें ट्रिक अधिक काम आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने तो सिंगल बॉन्ड COOH, मतलब कि 2 ऑक्सीजन आना जरूरी है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 का हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? अल्काइन का, एल्किन का, एल्केन का, प्रोपाइल का। बताइए क्या होगा? CnH2n+2, यहाँ +2 बोला जा रहा है, इसमें भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो CnH2n+2 बताइए क्या होगा इसका? 14 का क्या हो जाएगा? एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन। तो CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? एल्केन का होता है, ठीक है ना। अगर मैं बताना चाहूं आप लोग को अल्काइन का क्या होता है तो CnH2n-2 होता है। क्या होता है? देखिए मैं इसी जगह आप लोग को इसका भी बता रहा हूं। अल्काइन का क्या होता है? हमारा CnH2n-2 होता है। और अगर एल्किन का बोला जाए तो एल्किन का क्या लिख सकते हैं? CnH2n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CnH2n। तो आप लोग इसी जगह लर्न कर ले। एल्केन का क्या होगा? CnH2n+2। अल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। एल्किन का क्या होगा? CnH2n होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किस चीज से? बताइए। कार्बोनिल समूह जो है उसको किस चीज से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, बस कार्बोनिल समूह है ना हमारा। देखिए यहाँ पे कार्बोनिल समूह को भी सिंगल बॉन्ड COOH द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? सिंगल बॉन्ड, सॉरी ये नहीं है कार्बोनिल समूह, ये तो हमारा एसिड हो जाएगा ना। पहले ही मैं बताया था COH तो एसिड होगा। कार्बोनिल समूह सिंगल बॉन्ड CO से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? सिंगल बॉन्ड CO से सूचित किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना जहां 2 ऑक्सीजन आ जाए वो हमारा एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। जहां भी 2 ऑक्सीजन आ जाए वो हमारा एसिड हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड CO सिर्फ है तो हमारा कार्बोनिल समूह होता है। क्या होता है? कार्बोनिल समूह होता है। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, जहां सिंगल बॉन्ड COOH आ जाए तो वो हमारा एसिड आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड CO आ जाएगा तो वो हमारा कार्बोनिल हो जाएगा। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा ये CHO क्या होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वो क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आया हूं। चलिए पहले देखेंगे अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? सिंपल सी बात है, अल्कोहल बोला ना तो सिंगल बॉन्ड OH हो गया अल्कोहल का क्रियाशील मूलक। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड OH हमारा क्या हो जाएगा? अल्कोहल का क्रियाशील मूलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन लाया था। अब मैं यहाँ पर 17 से लेकर के फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? बताइए। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर उपयुक्त तीनों? उपयुक्त तीनों तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो हजामत बनाने के लिए किसका यूज किया जाएगा? बताइए। हजामत बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किस दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है ना। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। क्या होगा? लाल, नीला, पीला, नारंगी। क्या होगा? बताइए। 18 का क्या होगा हमारा? तो नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर, वोल्टमीटर, कूलम या फिर एम्पियर, क्या कहते हैं? 19 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए, आमीटर कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है कूलम, एम्पियर, ओम, जूल, क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक है ओम, कूलम, वोल्ट, एम्पियर, क्या होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा? ओम, कूलम, वोल्ट, एम्पियर में से क्या हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। फर्स्ट आंसर ये हम लोग का होगा। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 3.6 गुणा 10 के घात 6 जूल। ठीक है ना, तो 1 किलो वाट बराबर हमारा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या हमारा? चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी निर्भर करेगा। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। किस पर? चालक में प्रवाहित, चालक का निर्भर करता है, एक मिनट, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के तापमान पर। यहाँ प्रतिरोध बोला जा रहा, सॉरी, चालक के तापमान पर होगा। क्या होगा? चालक के तापमान पर। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। विद्युत का सुचालक क्या होगा बताइए? यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग इधर ध्यान दें, ठीक है ना। चालक का प्रतिरोध बोला जा रहा है ना, निर्भर करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से जानने की बात है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि चालक का प्रतिरोध, जब किसी में विद्युत धारा का मतलब करंट पास करेगा जिस किसी भी चालक से, तब उस पर हम लोग उस पर मेजर कर सकते हैं कि उसका प्रतिरोध कितना, ठीक है ना। तो उसका तब इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे चालक के तापमान पर तो नहीं होगा, मैं पहले ही से ही बता रहा था आप लोगों को कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। जब किसी कंडक्टर में, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, तब पता चलेगा कि प्रतिरोध उसका क्या है। इसका मतलब चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सल्फर, निम्न में से कौन विद्युत का क्वेश्चन क्या हम लोग का? निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या हमारा विद्युत का सुचालक है? सल्फर भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, आयोडीन भी नहीं है, तो विद्युत का सुचालक क्या हमारा? ग्रेफाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर कोई नहीं? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देखेंगे। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कैसी धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती तो हो नहीं सकती है, तो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। उससे हम लोग को दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा जिससे हम लोग बना सकते हैं, वो जो मशीन होता है, ठीक है ना, उस मशीन को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में किसी छड़ चुंबक के अंदर, क्या बोला गया? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। इतना आप लोगों को घूमने फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आप लोग को मतलब भटकने का इस सारे चीज में जरूरत नहीं है। सिंपल सा चीज ध्यान में रखेंगे, जब भी पूछ लिया जाए छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, किस तरफ होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को जरूर याद करें। लग रहा है इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगेगा आप लोग को, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस पूछे जा चुके हैं। वो भी एक बार नहीं पूछे जा चुके हैं,
ये मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ सिलेक्ट किया हूँ जो 2 से 3 बार मतलब मैक्सिमम टाइम ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर प्रिपेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का। किस युक्ति में विभक्त, देखिए यहाँ पे, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विभक्त वलय जो है दिक् परिवर्तन का कार्य किस युक्ति में करता है बताइए। तो विद्युत मोटर में करता है। किस में करता है? विद्युत मोटर में। अब मैं लॉन्ग टाइम में आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था विद्युत मोटर वाला, वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप लोग का? नहीं हुआ तो मेरे उस वाले टॉपिक पे जाकर के मैं उसका आंसर भी दिया हूं आप लोग को, तो उसको जाके जरूर देखें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव का खोज किसने किया था बताइए। 30 का विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने। इस क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक ना। स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठे तो उनको लगता है फैराडेस का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पर फैराडेस का आंसर नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का खोज ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था? ऑस्टेड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन विद्युत जनित्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है हम लोग का। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा का, चांदी का, तांबा का। ये तीन में तो कोई होगा ही नहीं, तो इसका किसका यूज किया था? सिलिकॉन का, सिलिकॉन का यूज किया था, ठीक ना। सौर सेल बनाने के लिए किसका यूज किया था? तो सिलिकॉन का यूज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 32 तक मैं फिजिक्स का क्वेश्चन लाया था आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहां पर से 33 नंबर से आप लोग का बायो का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आप लोग इनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखेंगे, 33 देखेंगे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। बताइए क्या होता है? क्लोरोफिल नाम आ गया, क्लोरोफिल हरा हो गया। क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा होता है। ध्यान में रखेंगे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, रंग बोला गया, क्लोरोफिल बोला गया, तो इसका कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। नीला, काला, लाल, सफेद सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, सभी कुछ आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। बताइए क्या होगा? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी ग्रंथ है, अंग है, तो हमारा वृक्क है। क्या होगा? वृक्क होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सॉरी, क्या कहलाता नहीं, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, किसी में नहीं। बताइए क्या होगा? 36 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रंध्र में होता है, ठीक है ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग। वृक्क, क्या बोला गया? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? बताइए, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है स्टोमेटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आप लोग को द्वार कोशिका। कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली क्या? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं? बताइए, मानव में डायलिसिस थैली हम लोग का है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। दो आप लोग को मजा आ रहा है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में आप लोग को मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप लोग के, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? 40 का सिनेटिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है, घेंगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? बताइए। तो इसका काम ये होता है हमारा अनुमस्तिष्क। कौन करता है? अनुमस्तिष्क का काम होता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण हमारा मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है। देख रहे हैं ना आप लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन स्टूडेंट को भी, ठीक है ना, वैसे एस्पिरेंट जिनको ये सारे कंटेंट चाहिए वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे बेस्ट कंटेंट आपको भी मिल सके, ठीक है ना। और इसको, इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि
इस सेशन का फायदा आपके साथ साथ और सारे स्टूडेंट को भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 कि फूलों के में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। क्या होता है? मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। कहाँ होता है बताइए? तो ये होगा अंडाशय में, सॉरी अंडाशय में नहीं होगा, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, या फिर फैलोपियन नलिका में। कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका में। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताइए क्या होगा? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे आप लोग, प्रागकोश में होते हैं। प्रागकोश में क्या होते हैं? प्रागकोश में हम लोग के होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे आप लोग, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलेगा हम लोग का? तो अंडाशय। कौन सा भाग? अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 49, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है? तो मुकुलन है। कौन है? मुकुलन है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं मुकुलन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है? तो मुकुलन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन सा? ठीक है ना, तो केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। क्या होगा? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो केचुआ क्या हमारा उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, तो यहीं पे मैं आप लोगों को ये वीडियो का समाप्त करता हूं। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ओके, थैंक यू।